हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन स्ट्रेट वे टू गवर्नमेंट जॉब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ पांडे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर है। मैं खास आपके लिए लेकर के आ रहा हूं सिद्धार्थ की रीजनिंग सीरीज, जहां हम रीजनिंग में आने वाले हर एक टॉपिक को बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक डिस्कस करेंगे और वैसा ही हम करते चले आ रहे हैं। तो इसी सीरीज में दोस्तों आज हमारा टॉपिक है इनइक्वालिटीज। लास्ट एपिसोड में आपने देखा होगा कि मैंने आपको इनइक्वालिटीज के बेसिक ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस किया था और कुछ सवाल प्रैक्टिस किए थे। तो उसी को बढ़ाते हुए आज मैं आपसे कुछ नए सवालों के बारे में प्रैक्टिस करने वाला हूं और वीडियो के आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि कंडीशनल केस ऑफ ईदर और कैसा होता है और कहां कहां एप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला स्टेटमेंट। नाउ कम टू द पॉइंट। स्टेटमेंट एक कहता है कि यहां पर हमको कंक्लूजन चेक करके बताना है कि P इज ग्रेटर देन टू Q। ये सही है या गलत? ठीक है, और लास्ट हमने ये सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके थे, है ना, जहां पर हमारे पास में डिफरेंट ऑप्शंस थे। यही ऑप्शन उस क्वेश्चन के लिए भी वेरीफाइड होंगे। क्लियर है बात? तो देखिए इस प्रश्न में पॉइंट क्या है। देखिए यहां पर डिफरेंस ये है कि यहां पर एक कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं दिया गया, स्टेटमेंट को अलग अलग हिस्सों में तोड़ा गया है। कैसे? देखिए यहां से P और ये T, यहां पर कॉमा लगा हुआ है, यानी कि ये एक इतना रिलेशनशिप अलग है। देन यहां R और यहां U, इतना रिलेशनशिप अलग है। यानी कि ये दो अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, है ना। एक ही स्टेटमेंट के दो अलग अलग हिस्से हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इन हिस्सों को जोड़ना होगा। क्यों जोड़ना होगा? क्योंकि हमें रिलेशनशिप बतानी है P से U के बीच, जहां P से U के बीच कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। ये दोनों ही स्टेटमेंट के अलग अलग हिस्से में है ना। तो इसीलिए हमें सबसे पहले इनके बीच एक डायरेक्ट रिलेशनशिप को फॉर्म करना होगा। बात समझे? देखिए इसके लिए मैं एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए कि आज आप खड़े हैं शहर भिलाई में, क्लियर, और कल सुबह आपको पहुंचना है दिल्ली। क्यों पहुंचना है भाई? क्योंकि कल आपको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे ना। तो यदि आज आप भिलाई में खड़े और कल सुबह दिल्ली जाना है, आपने पता किया कि भाई कल सुबह पहुंचना ही है, तो पता करने पर पता चला कि भिलाई से दिल्ली के लिए कोई भी डायरेक्ट सेवा उपलब्ध नहीं है। ठीक है, अब डायरेक्ट सेवा उपलब्ध नहीं है तो क्या जाएंगे? नहीं, क्या नहीं। आपने थोड़ा बहुत पता किया और पता करने पर आपको पता चला कि रायपुर से डायरेक्ट कनेक्टिविटी है दिल्ली की। यहां से एक मास टाइप से ये रहा आपका एरोप्लेन, एक डायरेक्ट फ्लाइट जाती है जो कि आपको कहां ले जाएगी? दिल्ली ले जाएगी। तो अब आप क्या कीजिएगा, निराश होकर बैठेंगे या फिर जाएंगे रायपुर? रायपुर जाइएगा ना। तो जनाब अब देखिए, इसका मतलब कि जब हमें डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं मिली, डायरेक्ट पाथ नहीं मिला, तो हमने एक दूसरे वेरिएबल का सहारा लिया। बात समझ रहे हैं? जब भिलाई से दिल्ली जाने के लिए डायरेक्ट रास्ता अवेलेबल नहीं था तो हमने रायपुर होते हुए दिल्ली पहुंचने का फैसला लिया। यानी कि जब हमें डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं मिलेगी तो हम किसी दूसरे वेरिएबल का सहारा लेकर उस रिलेशनशिप को बना सकते हैं, क्योंकि यहां रायपुर की कनेक्टिविटी भिलाई से भी थी और साथ ही साथ दिल्ली से भी थी। तो जनाब अब आपने जब चलना शुरू किया भिलाई, आपने उठाई अपनी शानदार तरीके की कार और कहां चलना शुरू कर दिया? रायपुर। लेकिन यहां बीच में आपको मिल गया नक्सलवादियों का प्रदर्शन। अब क्या कीजिएगा, यहां से वापस घर, या यहां प्रदर्शन पर पता चला कि यहीं से एक रास्ता जाता है दुर्ग के लिए, जहां से सरकारी सुरक्षा वाली बस, बुलेट प्रूफ बस जो टाटा ने बनाई है, इसमें आपको बिठाल करके ले जाया जाएगा रायपुर। तो जनाब अब क्या कीजिएगा, यहां प्रदर्शन से वापस घर या फिर जाएंगे दुर्ग? दुर्ग जाएंगे ना। मेरे कहने का यह मतलब है कि अगर हम किसी एक वेरिएबल से डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं बना पा रहे तो फिर हम एक और वेरिएबल से डायरेक्ट कनेक्टिविटी बनाएंगे। यानी कि पहले हम भिलाई से जाएंगे दुर्ग, दुर्ग से रायपुर और फिर रायपुर से दिल्ली। यह होगा हमारा सफरनामा। बात समझ में आई?
तो यहां पर हमने क्या कहा कि एक वेरिएबल, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर जाकर के हमारा फाइनल डेस्टिनेशन का वेरिएबल। क्लियर हुई बात? अब इसी चीज को उठा करके अब हम यहां पर पुट कराते हैं, तो देखिए कितना आसान हो जाता है। इन दोनों में ही आप ध्यान से देखिए और बताइए मुझे कि कौन सा वेरिएबल कॉमन है। क्या Q कॉमन है? तो जी हाँ दोस्तों, Q कॉमन है। तो मैंने लिखा कि P इज लेस देन टू Q, P Q से छोटा है, और Q इज लेस देन टू U, Q U से छोटा है। तो अल्टीमेटली क्या होगा? P लेस देन होगा U से, यानी P भी U से छोटा ही होगा। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं कि P U से बड़ा है, और कही गई ये बात सरासर गलत है। समझ में आया दोस्त? ठीक उसी प्रकार V से T के लिए पूछा गया है, तो हमने देखा कि V का संबंध U से है, फिर U का संबंध Q से है, और Q का संबंध T से है। तो हमने एक क्वेश्चन बना ली कि V इज ग्रेटर देन टू U, चले ना अपन, V इज ग्रेटर देन टू U, देन U इज ग्रेटर देन टू Q, एंड फाइनली Q इज लेस देन और इक्वल्स टू T। कैसे? देखिए, गुड और बेटर में हम रिजल्ट क्या चूज करेंगे? बेटर चूज करेंगे, कल आपको बताया था। तो अल्टीमेटली अगर मैं B से T की तरफ चलता हूं तो जनाब यहां पर दो ऑपरेशन एक दूसरे के अपोजिट हैं, जिसकी वजह से V और T के बीच संबंध नहीं बनाया जा सकता। बात क्लियर हुई? वेरी गुड। तो अब यदि संबंध नहीं बनाया जा सकता, यानी कि ये भी गलत है, और रिजल्ट में से हम क्या कहेंगे? कांट से। देखिए, परीक्षा में कांट से जैसी चीज कहीं भी लिखी नहीं होगी, यह आपको अपने आप में मन में समझना होगा कि इसके बारे में हम कोई भी बात निश्चित रूप से नहीं कह सकते, क्योंकि यहां पर दो चीजें पूछी जा सकती हैं इस प्रश्न में। दो प्रकार की चीजें पूछी जा सकती। क्या? वो कंक्लूजन बताओ जो कि डेफिनेटली ट्रू हैं। वो कंक्लूजन बताइए जो कि डेफिनेटली ट्रू है। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ऑप्शन ई, ऑप्शन डी, यानी कि नन ऑफ दीस, इनमें से कोई भी डेफिनेटली ट्रू नहीं है। और यदि कहा जाए बताइए इनमें से डेफिनेटली रॉन्ग कौन सा है, यानी कि फॉल्स कौन सा है, तो हम क्या आंसर देंगे? ओनली वन। बात समझिएगा जनाब, गलत पहला भी है, गलत दूसरा भी है, लेकिन जो दूसरा वाला गलत है ये गलत हो रहा है कांट से, कंडीशन से। ठीक है, जबकि पहले वाले में देखिए हमारे पास में एक डेफिनेट रिजल्ट अवेलेबल है कि P इज लेस देन टू U, P U से छोटा है, और जबकि ये क्या बोल रहे हैं? P इज ग्रेटर देन टू U, यानी कि P U से बड़ा है। और यदि ऐसा कहा जाएगा तो फिर वो बात डेफिनेटली रॉन्ग होगी। क्यों होगी? अरे यही तो हुई ना बात, क्योंकि P इज लेस देन U है और हमसे कहा जा रहा है P इज ग्रेटर देन U, इसीलिए कही गई ये बात डेफिनेटली रॉन्ग। लेकिन ये वाली बात कि V इज ग्रेटर देन टू T, ये कांट से कंडीशन पर लाए कर रही है। कैसे कर रही है सर? जनाब, क्योंकि V और T के बीच रिलेशनशिप बनाने पर दो ऑपरेशन एक दूसरे के अपोजिट दिखाई दे रहे हैं, और अपोजिट दिखाई देने पर हमने पढ़ा था कि कांट से की कंडीशन होती है। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो पुराना वाला वीडियो एक बार और देख लीजिए, या रिवीजन के तौर पर एक बार उसे और देख लीजिए, आपको चीजें और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। क्योंकि साधारण तौर पर जब हम ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं तो ये सारी कुछ चीजें हम एक ही क्लास में कंप्लीट करा देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर हम आपके रिएक्शंस को देख रहे होते हैं, आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना समझ में नहीं आ रहा। बात समझ में आई? और यहाँ सिर्फ आप ही मुझे देख पा रहे हैं, तो इसीलिए मैं चीजों को बड़े ही आराम से, बड़े प्यार और मोहब्बत के तरीके से मैं आपको चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जनाब, ये सवाल आया कांट से कंडीशन से रॉन्ग, इसीलिए इसे हम जवाब नहीं मानेंगे। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो इसमें था हमारा पहला डेफिनेटली रॉन्ग, और दूसरा कांट से कंडीशन से रॉन्ग आया। नेक्स्ट ये रहा। अब इसमें बताइए, तो हमसे कहा गया है सबसे पहले तो T से U, है ना? तो अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे? T और U के बीच संबंध बनाने की कोशिश करेंगे। हमने कहा कि यहां पहले वाले स्टेटमेंट में U दिया है,
दूसरे में ना यू दिया है ना टी, और तीसरे में दिया है टी। तो जनाब देखिए पहले और तीसरे में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ है टी डब्ल्यू जेड और यहाँ यू एक्स वाई। कुछ भी कॉमन है क्या? नहीं है ना कॉमन। अब जब कॉमन नहीं है तो हमें एक ऐसा वेरिएबल ढूंढना पड़ेगा जो इन दोनों में से कहीं ना कहीं कॉमन हो। जैसे कि देखिए इस वाले का ये y और इस वाले का z, y और z दोनों कहां अवेलेबल? बगल में ही अवेलेबल है ना। तो अब हम चल देते हैं कैसे कि हमने कहा है जनाब कि t इज ग्रेटर देन टू z, t z से बड़ा है, और बस यहीं से ये हो जाता है गलत। कैसे गलत? इनइक्वालिटी के 500 सवाल लगाओ, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे गलत। अभी आगे देखो, t इज ग्रेटर देन टू z है ना। t यहां पर देखिए t और z के बीच में क्या है? गुड है और बेस्ट है, तो हम चूज क्या करेंगे? बेस्ट चूज करेंगे। y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, y इज ग्रेटर देन z, z इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y। तो ये लिख लिया हमने कि z इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y, वेयर एज y इज लेस देन और इक्वल्स टू u। देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा था ना कि ये गलत है। कैसे गलत हो गया था? देखिए मैं आपको भी एक छोटा सा सीक्रेट बताता हूं जिससे आप सवालों को बहुत जल्दी हल कर सकते हो। यहां पर देखिए टी के पास में क्या लगा हुआ है? टी के पास में लगा हुआ था लेस देन और इक्वल्स टू, लगा हुआ था ना। और जैसे ही हमने इक्वेशन को लिखना शुरू किया, किससे लिखना शुरू किया? टी इज ग्रेटर देन, यानी कि t के बाद t आने वाले अपने सभी वेरिएबल से, t अपने बाद आने वाले सभी वेरिएबल से सिर्फ बड़ा ही हो पाएगा, क्योंकि t के पास इमीडिएटली ग्रेटर देन लगा हुआ है कि नहीं। और जबकि यहां पर क्या कह रहा है? t इज लेस देन और इक्वल्स टू। तो ये आपका एक सिक्स सेंस जनरेट होगा कि जब t के बाद ग्रेटर लग गया है तो फिर t बाकी चीजों से बड़ा ही होगा, छोटा या बराबर नहीं हो पाएगा। बात क्लियर हुई? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट हमसे कहा गया है s इज ग्रेटर देन टू u, तो चलिए s और u के बीच संबंध बनाया जाए। तो s और u के बीच संबंध बनाने के लिए देखिए y से ही संबंध बन जाएगा, है ना। y यहां पर कॉमन हो जाएगा, तो नई इक्वेशन बनाने की या लिखने की जरूरत है ही नहीं। बस देख लीजिए u से t आने पर दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। यहां पर भी रिजल्ट क्या आ जाएगा? कांट से कि हम निश्चित रूप से ना तो ये कह सकते हैं कि दिया गया कंक्लूजन सही है, और ना ही हम ये कह सकते हैं कि दिया गया कंक्लूजन गलत है। बात क्लियर हुई जरा? मस्त ना, एकदम सुपर। चलो फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट रहा ये, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या कहा गया है? स्टेटमेंट हमसे कहता है a इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू p। या हम स्टेटमेंट की तरफ आप मत देखो, आप कहां देखो? सबसे पहले सीधा कंक्लूजन की तरफ, ठीक है। तो a से x चलना है आपको। तो जनाब यदि हम a से x की तरफ चलते हैं तो यहां पर देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है? t कॉमन है। बेटर, गुड, बेस्ट, सीधा रिजल्ट। देखिए इक्वेशन को लिखने के दो तरीके हैं, या तो आप पूरा लिखो कि भैया a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू p इज इक्वल्स टू s इज ग्रेटर देन टू t, और फिर t के बाद एक्सट्रैक्ट कि t इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x। और या तो आप इस इक्वेशन को यहीं पर सॉल्व कर लो कि a यहां पर है बेटर, गुड और बेस्ट, कि a इज बेस्ट टू t। बात समझे? a इज बेस्ट टू t। और इसको लिख लो कि t इज बेटर टू x। आपका टाइम बचा कि नहीं बचा? अरे बेशक बचा। लेकिन पहला स्टेप कैसा है? इस तरीके से, ये है आपका स्टेप 1, ठीक है। इस प्रकार से आपको कुल 50 प्रश्न हल करने हैं, ठीक। और फिर ये है आपका स्टेप 2। इस प्रकार से आपको कुल 100 प्रश्न हल करने हैं, ठीक। और फिर ये रहा आपका स्टेप 3 कि a इज बेस्ट टू x। इस प्रकार से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। तो जनाब यदि आपने ये 2 स्टेप स्किप किए तो फिर ये नहीं बन पाएगा। छत तक चढ़ना है तो सीढ़ियों का ही सहारा लेना होगा, उछल करके नहीं जा पाओगे।
अगर सुपरमैन या स्पाइडरमैन बनने की कोशिश करोगे तो नीचे गिर जाओगे, क्योंकि आप सुपरमैन नहीं, है ना, आप एक स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट की तरह ही पढ़ना होगा, मेहनत करनी होगी। हार्डवर्क का कोई अल्टरनेट नहीं है। हाँ, आज के समय पर हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। ओनली हार्ड वर्क से भी पेपर नहीं निकलने वाला, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं फिर अपन। अब देखिए जनाब आगे क्या कहा गया है आपसे, तो a से x तक आने पर a इज ग्रेटर देन टू x था, बिल्कुल सही था ना, सही, मस्त तरीके से सही। p इज लेस देन टू b, देख लीजिए p इज लेस देन टू b, तो करना क्या होगा, p इज बेस्ट टू t एंड t इज बेस्ट टू b। देखो p से t आने पर कौन बेस्ट है, p बेस्ट है, और t से v जाने पर कौन बेस्ट है, t बेस्ट है। तो अगर p t से बेस्ट है और t v से बेस्ट है तो p v से भी बेस्ट होगा। तो फिर ये बात बिल्कुल कैसी है, सही है या गलत है? तो जी हाँ, ये बात है डेफिनेटली रॉन्ग। कैसे? क्योंकि यहां बनेगा p इज बेस्ट टू t और t बराबर है b के, तो अल्टीमेटली p भी बड़ा होगा किससे, b से। तो जनाब ये क्या हुआ, पहला सही और दूसरा गलत। अगला करें, नेक्स्ट देख लीजिए। तो नेक्स्ट चलना है आपको a से e और क्या बनाना है, बटर, सीधा गलत कर दो। ऐसे कैसे सर, बिना पढ़े ही गलत? अरे नहीं भाई, देखो ई के ठीक पास में क्या लगा हुआ है, बेस्ट लगा हुआ है। हाँ, हालांकि बेस्ट कौन है, सी है। ई के ठीक पास में यदि बेस्ट लगा हुआ है तो कोई भी वेरिएबल उससे बेस्ट ही होगा, कोई भी वेरिएबल ई से बेस्ट ही होगा, कभी भी उसके लिए बेटर हो ही नहीं सकता, उससे बेटर नहीं हो सकता, उससे हमेशा बेस्ट ही रहेगा। बाकी आप सॉल्व करके देखिएगा। F से D चलना है आपको, तो F यहां है और D यहां है, दोनों के बीच रिलेशनशिप आप किससे बना सकते हो, कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, हाँ C कॉमन। F इज बेटर टू C एंड C इज बेस्ट टू D, तो अल्टीमेटली दिस इज करेक्ट, क्योंकि F किसी भी चीज से बेटर तो रहेगा ही रहेगा, और यदि C D से बेस्ट है तो F भी D से बेस्ट ही होगा। बात समझ में आई? तो यहां पर ऑप्शन क्या आएगा, ओनली 2 इज ट्रू या फॉलोस, डेफिनेटली फॉलोस। पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए फिर आगे बढ़े। ये रहा आपका अगला स्टेटमेंट, इसे सॉल्व करके देखते हैं। हमको चलना है S से Z, तो जनाब S यहां पर दिया हुआ है, Z यहां पर दिया हुआ है, दोनों के में कॉमन क्या है, U। अगर हम U को कॉमन लेते हैं तो S और Z के बीच दो अपोजिट ऑपरेशन आ जाते हैं, जिससे पहला वाला हो जाएगा गलत, और किस कंडीशन से जनाब, कांट से कंडीशन से, ठीक है। देन x टू y, तो चलिए तो जरा x टू y, x से y सीधा सीधा आप आ सकते हो क्योंकि बीच में z कॉमन है, तो x से y चलने पर x इज बेस्ट टू y, एकदम सही, क्लियर। नेक्स्ट चलना है हमको v से s, तो देख लीजिए जनाब कहां है v और कहां है s, तो ये रहा आपका v और ये रहा आपका s, इन दोनों में देखिए कुछ कॉमन है, p v r s y t कॉमन नहीं है, तो अगले में देखिए कहीं ना कुछ कॉमन तो मिलेगा ही मिलेगा। यदि मैं चलू v से r, तो क्या r पूरी इक्वेशन में कहीं और लिखा है, नहीं लिखा है, यानी v से r जाने का कोई मतलब नहीं है। कहां से चले, p से v चल दो, कि v जनाब बराबर है किसके, p के, और फिर हम कहां चल सकते हैं, p से y तक चल सकते हैं, यानी कि p इज लेस देन टू y, और फिर कहां चल सकते हैं, y से s चल सकते हैं कि y इज लेस देन टू s। इतनी बात क्लियर हुई, y इज लेस देन टू s, तो अल्टीमेटली क्या बना, v इज लेस देन टू s, बात बिल्कुल सही है, 100% ट्रू। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट देखिए, t से r चलना है, तो कहां है t और कहां है r, यहां है t और यहां है r, चलना वैसे ही पड़ेगा कि जनाब t इज ग्रेटर देन टू y, whereas y is greater than to p and p is greater than to r।
तो जनाब टी वाई से बेस्ट है, वाई पी से बेस्ट है, पी आर से बेस्ट है, तो अल्टीमेटली टी भी आर से बेस्ट ही है। बात क्लियर हो गई ना, एकदम मस्त। चलो फिर आगे बढ़ो। ये रहा आपका अगला, Q इज इक्वल्स टू बी। देखो Q के पास में क्या लगा है, बेटर लगा है, यानी कभी भी गुड हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। ठीक, नाउ S इज बेटर टू A, S के बीच में क्या लगा हुआ है, बेस्ट लगा हुआ है ना, ये भी कभी भी नहीं होगा, कहानी खत्म। दोस्त ऐसे ही विद इन सेकेंड्स उड़ाना पड़ता है, लेकिन ये विद इन सेकेंड्स उड़ाने की जो प्रक्रिया है, ये आपको डेवलप करने में विद इन क्या बहुत सारे मंथ लग जाएंगे। हालांकि समय इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर 1000 क्वेश्चन। जिस दिन आप इनइक्वालिटी के 1000 सवालों की बेहतरीन प्रैक्टिस कर लोगे, उसके बाद ये प्रोसेस शुरू होगी सेकंड में उड़ाने की। ठीक, कि बस देखा और जवाब आ गया। देख करके जवाब देने की प्रोसेस किसी टीचर से नहीं सीखी जा सकती। दुनिया में कोई टीचर नहीं है जो ये बात सिखा सके। कैसे करना है, आपको खुद से सवाल प्रैक्टिस करने हैं। गिन करके लिख लो 1000 सवाल, उसके बाद आप किसी भी टीचर से ज्यादा फास्ट सॉल्व कर सकते हो, ये मेरा दावा है आपसे। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। कहा गया है n इज इक्वल्स टू एस। देखो तो जरा, देखो n के पास में क्या लगा है, बेटर लगा है ना, n के पास में क्या लगा है, बेटर लगा है, और n इज s, तो क्या बनी कंडीशन, कांट से, मैं निर्धारित निश्चित रूप से नहीं कह सकता। n इज लेस देन टू s, तो n जब लेस देन टू s है तो ये भी डेफिनेटली नहीं कहा जा सकता। अब जरा इसको देखो आप सॉल्व करके कि n इज लेस देन और इक्वल्स टू o एंड o इज लेस देन और इक्वल टू s दिया गया है ना। तो बात क्या बनी जनाब कि n इज लेस देन और इक्वल्स टू s, है कि नहीं। और इसी से तो ये दो बातें निकलेंगी कि n बराबर है s के और n छोटा है s के। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो फिर ये बन जाएगा, और यहां पर क्या दिया है, ये दिया हुआ है ना, और यही कहलाता है आपका कंडीशनल केस ऑफ ईदर और। कंडीशनल केस ऑफ ईदर और, आओ सीखते हैं इसको कि कंडीशनल केस ऑफ ईदर और क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेकर के चलते हैं हमारा केस 1। केस 1 क्या कहता है हमसे, तो जनाब केस 1 कहता है कि व्हेन डेफिनेट result is known between two variable। ठीक है जनाब, ये है आपका पहला केस, when definite result is known between two variable। definite result, तो जनाब ये बताइए अब जरा, रिजल्ट आपको मिलता कहां से है, तो रिजल्ट मिलता है हमको हमेशा एक स्टेटमेंट से। रिजल्ट तो स्टेटमेंट से ही आता है ना भाई, कहा a इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू b, तो ये कैसा एक रिजल्ट मिला है हमको, इट इज डेफिनेट। हाँ, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू अपने आप में एक इनडेफिनेट ऑप्शन है, लेकिन ये रिजल्ट कैसा है, स्टेटमेंट हमेशा डेफिनेट होता है। ठीक है, स्टेटमेंट, व्हाट इज स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट इज अ वेल अरेंज्ड कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, सिंबल्स, ऑपरेशंस एंड नंबर्स। स्टेटमेंट किन्हीं शब्दों, समूहों, चिन्हों, सिंबल्स के एक वेल अरेंज्ड सिस्टम होता है, विच इज ऑलवेज ट्रू इन मीनिंग, जो कि हमेशा सत्य माना जाता है। ठीक है, इट कुड बी ठीक है, इट इज ऑलवेज ट्रू, ठीक, ये हमेशा डेफिनेट होता है, और इट कुड बी मीनिंगलेस और मीनिंगफुल। दिया गया स्टेटमेंट अपने आप में मीनिंगलेस या मीनिंगफुल हो सकता है। कैसे, जब भी आप लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट पढ़ोगे तो आने वाला स्टेटमेंट हमेशा मीनिंगफुल होगा, लेकिन जब भी आप वर्बल या नॉन वर्बल पढ़ रहे हो तो आने वाला स्टेटमेंट हमेशा मीनिंगलेस होगा। ठीक है, कैसे होता है अभी आगे सिखाऊंगा मैं आपको। अब कंक्लूजन में यदि आपको दिया जाए कि a इज ग्रेटर देन टू b,
तो हम क्या कहेंगे भाई, कांट से कंडीशन से गलत। और दूसरा आपको मिल जाए a इज इक्वल्स टू b। ठीक, तो देखा जाए तो जनाब ये भी है कांट से और ये भी है कांट से, और जब ये दोनों ही कांट से हैं तो इनके बीच लगेगा कंडीशनल केस ऑफ ईदर और। कैसे, देखो a इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू b है कुछ इस प्रकार से कि एक सिक्के के हैं दो पहलू, हेड या टेल। ठीक है, यानी हेड और टेल, हेड के साथ में टेल। जब आपने टॉस कराया तो मैंने कहा कि हेड्स आएगा रिजल्ट, आपने कहा कांट से। नहीं सर, मैं ऐसा डेफिनेटली तो नहीं कह सकता कि हेड्स ही आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, और दूसरा आपने कहा टेल्स, तो तब भी आपने क्या कह दिया, नहीं सर कांट से, कि मैं डेफिनेटली तो नहीं कह सकता कि टेल्स ही आएगा। तो हेड भी ना आए टेल भी ना आए, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं जनाब, ऐसा नहीं हो सकता। हेड या टेल में से कोई ना कोई एक जरूर आएगा। बात समझ रहे हैं ना, कोई ना कोई एक जरूर आएगा। कौन सा आएगा वो नहीं पता, लेकिन या तो इधर हेड्स आएगा और टेल्स आएगा, इधर हेड और टेल्स, कोई ना कोई एक जरूर आएगा। कौन सा वो नहीं पता, लेकिन कोई ना कोई एक जरूर आएगा। तो देखिए, ये थी पहली सिचुएशन। अब दिखाता हूं मैं आपको दूसरी सिचुएशन। तो दूसरी सिचुएशन पर स्टेटमेंट कहता है a इज लेस देन और इक्वल्स टू b, a छोटा या बराबर है b से। अब जनाब यहां पर आपको कंक्लूजन में क्या दिया जाएगा, तो कंक्लूजन में देगा सबसे पहला कि यदि दिया हो a इज लेस देन b और दूसरा कह रहा हो a इज इक्वल्स टू b। ठीक है, क्या लेस देन b और इक्वल्स टू b, तो जनाब कंडीशन क्या हुई कि ये भी है कांट से, है ना, और ये भी है कांट से, यानी कि गलत ये भी है गलत ये भी है, लेकिन दोनों के बीच कंडीशनल केस ऑफ ईदर और एप्लीकेबल होगा। बात क्लियर हो गई? एक और दिखा देता हूं। ये है तीसरा। यहां पर आपसे स्टेटमेंट कहेगा कि a इज नॉट इक्वल्स टू b। कंक्लूजन में देगा सबसे पहली बार में कि a इज ग्रेटर देन टू b, और दूसरा कह दिया a इज लेस देन टू b। तो जनाब अब हम क्या कहेंगे, इसके लिए भी अपन कहेंगे कांट से, और इसके लिए भी हम क्या कहेंगे जनाब, कांट से, और दोनों के बीच में कंडीशनल केस ऑफ ईदर और, क्योंकि हम जानते हैं बेसिक पॉसिबल रिजल्ट्स हैं 3। कौन कौन से? ए ग्रेटर देन बी, ए स्मॉलर देन बी, और ए इज लेस देन बी। ए ग्रेटर देन बी, ए स्मॉलर देन बी, और ए इज लेस देन बी। ठीक है, अगर बराबर नहीं है, अगर इक्वल नहीं है तो कैसा होगा, या तो बड़ा होगा और या तो फिर छोटा होगा। तो जब भी कभी आपको ऐसी कोई सिचुएशन मिल रही है तो क्या लगाएंगे आप लगाएंगे ईदर और, या तो पहला और या तो दूसरा। ठीक है, ये क्या था जनाब, ये था आपका केस 1। और अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे केस 2 के लिए। ये था हमारे पास में केस 1, और अब हम आगे बढ़ेंगे केस 2 के लिए। तो आइए आपको दिखाते हैं जनाब केस 2 क्या कहेगा। केस 2 कहता है कि when indefinite result is known between two variable, when indefinite result is known between two variable,
इंडेफिनिट रिजल्ट कैसा होता है, मिलेगा कहां से? अरे भाई कैसा कर रहे हो, स्टेटमेंट से ही तो मिलेगा। मिला ए इज ग्रेटर देन टू बी और लेस देन टू सी, यानी कि जब भी दो वेरिएबल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं क्या मिलेगा आपको, इंडेफिनिट रिजल्ट। यानी कांट से यही मिलता है ना। और कहां पर मिलेगा आपको, मिलेगा a इज ग्रेटर देन टू b लेस देन और इक्वल्स टू c, a इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू b लेस देन टू c, a इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू b लेस देन इक्वल टू c, a इज लेस देन b ग्रेटर देन टू c, a इज लेस देन और इक्वल टू b ग्रेटर देन टू c, a is less than b greater than equal to c और a is less than b और greater than equal to c। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अरे बेशक आ रही होगी। तो ये है वो सभी की सभी सिचुएशंस जहां पर आपको a और c के बीच में एक इनडेफिनिट रिजल्ट मिलेगा, है ना। और यहीं पर क्यों, क्योंकि हम इनके बीच में संबंध नहीं बना सकते। ये सब कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है। जब दो ऑपरेशन एक दूसरे के फेस टू फेस हो या एक दूसरे के अपोजिट हो, है ना, या तो फेस टू फेस हो या अपोजिट हो, तो रिजल्ट नहीं आएगा। कैसा रिजल्ट नहीं आएगा, डेफिनेट नहीं आएगा। डेफिनेट नहीं आएगा तो फिर आपको यहां पर कंक्लूजन में क्या मिलेगा जनाब, यहां पर आपको कंक्लूजन में मिलेगा क्या, सबसे पहला दिया जा सकता है आपको a इज ग्रेटर देन c, और इसके साथ जो आपको दिया जाएगा तो वो दिया जाएगा a इज लेस देन और इक्वल्स टू b, सॉरी a इज लेस देन और इक्वल टू c। तो आपको यहां पर काउंट क्या करना है, आपको यहां पर काउंट करने तीनों रिजल्ट। एक बार a c से बड़ा हो गया, एक बार a c से छोटा हो गया, और एक बार a c के बराबर हो गया। तो आपको क्या मिल गए, तीन के तीन रिजल्ट मिल गए। और जब तीनों रिजल्ट मिल गए इसका मतलब इनके बीच क्या है, इनके बीच है कंडीशनल केस ऑफ ईदर और। बात समझ में आई? या फिर आपको क्या मिल सकता है, कुछ ऐसा मिल सकता है कि a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू c, और दूसरा मिलेगा आपको कि a इज लेस देन टू c, तो भी कंडीशनल केस ऑफ ईदर और। ऐसा भी दे सकते हैं a इज ग्रेटर देन इक्वल टू c, और दूसरा है a इज लेस देन और इक्वल टू c, तो भी कंडीशनल केस ऑफ ईदर और। यानी कि ध्यान रखना, जब भी इनडेफिनिट रिजल्ट आ रहा हो तो आपको चाहिए है ऑल थ्री पॉसिबल रिजल्ट्स। अगर इनडेफिनिट रिलेशनशिप है, इनडेफिनिट रिजल्ट है, तो आपको ऑल थ्री पॉसिबल रिजल्ट्स चाहिए, तो फिर आपका ईदर और का केस बन जाएगा। बात क्लियर हुई? एकदम मस्त ना। चलो एक एग्जांपल देता हूं, बताइएगा कि ईदर और का केस लगेगा या नहीं लगेगा। एक स्टेटमेंट दिया गया है कि a इज इक्वल्स टू b एंड b इज ग्रेटर देन टू c लेस देन टू d इज इक्वल्स टू e। पहला कहा गया कि a इज ग्रेटर देन टू d, और दूसरा कहा गया कि b इज लेस देन और इक्वल्स टू d। तो जनाब बताइए इनके बीच ईदर और का केस लगेगा या नहीं लगेगा? 99% लोग कह देंगे कि सर ईदर और का केस एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि हमने कहीं किसी सर से पढ़ा था कि वेरिएबल शुड बी सेम। तो हाँ, आपके सर ने बिल्कुल सही बात पढ़ाई है, वेरिएबल्स शुड बी सेम। गलती आप कर रहे हो, सर की गलती नहीं, गलती आप कर रहे हो। यहां पर वेरिएबल्स सेम ही है, क्योंकि a बराबर b, वेरिएबल्स अलग अलग नहीं है। ध्यान से देखिए, क्या a और b अलग अलग वेरिएबल है? नहीं ना, a और b अलग अलग वेरिएबल नहीं है, a और b दोनों सेम वेरिएबल ही है। इसीलिए यहां पर कंडीशनल केस ऑफ ईदर और लगेगा। सपोज ऐसा होता कि a इज ग्रेटर देन टू e और a इज लेस देन टू e। अब बताओ इनके बीच ईदर और लगेगा या नहीं लगेगा? तो जी हाँ, इनके बीच ईदर और नहीं लग पाएगा। क्यों? क्योंकि हमको यहां पर
ऑल थ्री पॉसिबल रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, ऑल थ्री पॉसिबल रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, इसीलिए यहां पर कंडीशनल केस ऑफ ईदर और फॉलो नहीं होगा। लेकिन यहीं पर यदि मैं कह दूं कि A इक्वल्स टू E, तो अब इन तीनों के बीच ईदर और लगेगा, लेकिन तीन चीजों के बीच ईदर और नहीं लगता, इसीलिए या तो आपको यहां इक्वल टू देगा और या तो आपको यहां पर इक्वल टू होगा। ईदर और का मतलब ही है कोई दो रिजल्ट, ना कि तीन। फिर इधर और होएगा, इधर A और B और C। अब और लगा के चाहे कितना जोड़ते जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो जनाब ये थी ईदर और की सिचुएशंस। आपको ध्यान क्या रखना है, केस वन, क्या केस वन, कि आपको डेफिनेट रिजल्ट दिया गया है तो कोई दो ही रिजल्ट की नीड होगी, और वो दो रिजल्ट कौन से होंगे, जिन दोनों को मिल करके आपका स्टेटमेंट बनेगा। देखो जरा क्या बात कर रहा हूं मैं, जैसे यहां पर आपका ये था, इन दोनों को मिला करके क्या बनेगा, आपका स्टेटमेंट बनेगा। इन दोनों को मिला करके क्या बनेगा, आपका स्टेटमेंट बनेगा। इन दोनों को मिला करके क्या बनेगा, आपका स्टेटमेंट बनेगा। तो जनाब जब केस वन होता है, जब आपको डेफिनेट रिजल्ट पता हो, तो क्या होना चाहिए, दोनों कंक्लूजन को मिला करके स्टेटमेंट बन जाना चाहिए, तो इधर और का केस लगेगा। और दूसरा वाला क्या है, इंडेफिनिट केस। तो जनाब इंडेफिनिट केस में आपके पास टोटल थ्री पॉसिबल रिजल्ट्स होने चाहिए। जब आपके पास ये टोटल थ्री पॉसिबल रिजल्ट्स है, तो फिर आपका कंडीशनल केस ऑफ इधर और लगेगा। तो जरा आप उठाओ सवाल और मारो दनादन, जहां दिक्कत आए टेलीग्राम पर भेजो, मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आज के एपिसोड में हमने सिर्फ यहां तक ही बातचीत करी है और सीखी है। अगले एपिसोड में हम क्या सीखने वाले हैं, तो जनाब अगले एपिसोड में मैं आपको सिखाऊंगा कोडेड इनइक्वालिटीज, जो कुछ इस प्रकार का होता है। तो करना क्या है, करना यह है कि किताब उठाना, कुछ प्रश्न या क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। नहीं बन रहे हो तो इस एपिसोड पर जरूर आइएगा, ठीक है? तो ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातों को जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, अद्वैत एजुकेशन के साथ। फिर होगी मुलाकात। जय हिंद।